Hello everyone, we're going to discuss about potential energy and relations between the potential energy and conservative forces. और इस डिस्कशन में हम ये भी जानेंगे कि हम कैसे पता करें कि कोई फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन. पहले अगर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कहा जाए तो सिंपल से भाषा में अगर कहें तो पोटेंशियल एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू द वर्क by virtue of its positions or condition. ठीक है, what is potential energy? It is the capacity of a body to do the work by virtue of its positions. कैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग. सपोज करिए कि ये ग्राउंड सरफेस है और इस ग्राउंड सरफेस पे एक ईंटा यहाँ रखा हुआ है. ठीक है, अब इस ईंटा को जब आप ऊपर की ओर उठाते हैं, ठीक है, इस ईंटा पे हम लोग क्या करते हैं, स्लोली उठाते हैं और h हाइट तक उठा कर लेके चले जाते हैं. दिस हाइट इज h. हमने इस ईंटा को h हाइट तक उठाया है और कैसे उठाया है, तो स्लोली उठाया है. ठीक है, स्लोली उठाया है. इस कंडीशन को समझें. तो इस पे अगर देखें तो दो तरह की फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहा होगा. एक फोर्सेस एक्ट कर रहा होगा जो कि ग्रेविटी की वजह से नीचे की ओर mg एक्ट कर रहा होगा, और दूसरा जो आपने एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल अप्लाई किया होगा. ठीक है, क्योंकि आपने इस ब्रिक्स को कैसे उठाया, स्लोली उठाया. आप कह सकते हो कि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया होगा दिस इज सिंपली इक्वल टू द mg होगा. तभी इस ब्रिक्स में कोई ऊपर की ओर एक्सेलरेशन नहीं होगा और तभी ये ब्रिक्स स्लोली ऊपर गया होगा. ठीक है, आप इसको h हाइट तक उठाए, यहाँ पर ऊपर ले आए, तो h हाइट पे आने के बाद इसके पास क्या है, अगर आप इसको होल्ड करके रखे हुए हैं h हाइट पे, तो इसके पास क्या है, इस ऑब्जेक्ट के पास इट हैज़ ए कैपेसिटी और पोटेंशियल टू डू द वर्क. ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसके पास एक कैपेसिटी है, एक क्षमता है काम करने की, क्योंकि जब h हाइट से आप इसको छोड़ेंगे, रेस्ट से जब उसको छोड़ेंगे तो ये नीचे की ओर फ्री फॉल होगा, और जब नीचे की ओर यहाँ इस पोजीशन पे, अपने इनिशियल पोजीशन पे आएगा, तो इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा. अगर आप जानना चाहें कि वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपली देखिए हाइट h है, आप यहाँ u इक्वल टू 0 से रेस्ट से छोड़ते हैं, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगा, √2gh वेलोसिटी होगी. ठीक है, और अगर वेलोसिटी 2gh होगी तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, नीचे लेवल पे हाफ मास इंटू वेलोसिटी पे स्क्वायर, मतलब 1/2 m और यहाँ से 2gh पे स्क्वायर. ये हो जाएगा आपको 1/2 m इंटू 2gh, 2 से 2 कट जाएगा. मतलब नीचे जब वो ये ब्लॉक यहाँ आएगी तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होगा जिसकी वैल्यू होगी mgh. ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ आने में जो यहाँ पे लोएस्ट लेवल पे काइनेटिक एनर्जी mgh है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी mgh है. आप कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ आया उसने वर्क डन कितना किया, mgh का वर्क डन किया. मतलब अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि इट वाज हैविंग ए पोटेंशियल टू डू द वर्क इक्वल टू mgh. इस ऑब्जेक्ट के पास एक पोटेंशियल थी काम करने की जिसकी वैल्यू क्या थी, mgh थी. तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एट दिस पोजीशन. तो ये जो पोटेंशियल है ये अपने आप एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी, ओनली इफ यू अलाउड इट टू फॉल. तभी जाकर कि लोअर लेवल पे, अपने इनिशियल लेवल पे ये जो है यहाँ पे इतना काम कर पाएगा, mgh के अकॉर्डिंग काम कर पाएगा. तो आप देख रहे हो क्या चीज़ की, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, इट इज द कैपेसिटी ऑफ पोटेंशियल टू डू द वर्क. ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है. लेकिन ये तो हम बात कर रहे थे जब हमारा क्या था, ग्रेविटेशनल फील्ड था. ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड की जब हम बात कर रहे थे उसमें हम इस केस को ले रहे थे. क्या ऐसा तब भी होगा जब हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस हो और ये रफ हो और इस पे में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये अगर v वेलोसिटी से जा रहा है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जाने के बाद यहाँ पे ये रेस्ट में आ जाता है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस ऑब्जेक्ट के पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv² थी, यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई. ठीक है, तो क्या इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल है कि वो अपने जो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस्ट हो गई, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो क्या आप कह सकते हो कि इसके पास वो पोटेंशियल है कि जो एनर्जी लॉस्ट हुई इसको वो रिकवर कर सके?
नहीं कर सकता, क्योंकि क्या हुआ कि इस यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है, फ्रिक्शन ने इसकी एनर्जी को डिसिपेट कर दिया इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, इस सतह पे हीट में वो खत्म हो गया वो एनर्जी जो है। सो यही चीज़ अगर आपके पास एक बॉल होता और उस बॉल को वर्टिकली अपवर्ड टॉस करते वी वेलोसिटी से, तो इसके पास, इस बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी होता हाफ mv² की काइनेटिक एनर्जी होती। ये बॉल टॉप लेवल पे जाती, हाइट पे जाती, यहाँ आती, इस पोजीशन पे ये रेस्ट में आ जाता, यहाँ पे जो वेलोसिटी होती वो ज़ीरो हो जाती, काइनेटिक एनर्जी यहाँ ज़ीरो हो जाती। तो आप कहोगे कि इसका काइनेटिक एनर्जी तो खो गया। जब वो टॉप पे गया तो इस ऑब्जेक्ट के पास अब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पास वो पोटेंशियल है जो जिसकी वजह से वो इस काइनेटिक एनर्जी को गेन कर ले। और वो कब होगा? जब ये यहाँ से फ्री फॉल होगा नीचे की ओर, तो जब ये नीचे आएगा तो वो अपना काइनेटिक एनर्जी ये गेन कर लेगा। मतलब इट वाज हैविंग अ पोटेंशियल टू रिकवर द काइनेटिक एनर्जी दैट वाज लॉस्ट इन अपवर्ड जर्नी, ठीक है। लेकिन जब ये फ्रिक्शन फोर्स था, तो जब इस यहाँ से यहाँ आया, इस केसेस में उसके पास अब इस सिचुएशन में जब वो रेस्ट में है तो उसके पास ये पोटेंशियल नहीं है कि वो इस लॉस्ट एनर्जी को वो रिकवर कर सके। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स को लेकर के ही डिफाइंड होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी जैसा कुछ भी नहीं होता। आई थिंक थोड़ा सा समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा रिलेशंस के कंसेप्ट पर चलते हैं और थोड़ा क्वान्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इन जनरलाइज सेंस में जो है सो। अब देखिए, सपोज करिए कि आपके पास, सपोज करिए अगर आप वैसे अगर देखें पोटेंशियल एनर्जी को कैसे क्वान्टिफाई करेंगे तो लिखे क्या चीज़ कि व्हाट इज इट इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क done to restore the particle or oblique body. It is measured as the amount of work done to restore the particle or body from present position to the standard reference position. अब मैंने एक किताबी भाषा यहाँ लिख दिया, मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसको एक नॉर्मल से पिक्चर के फॉर्म में समझते हैं। सपोज करिए कि हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। ये रीजन जो है हमारा, ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का रीजन है। फील्ड क्या होता है? फील्ड एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके हर बिंदु पे ऑब्जेक्ट एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी हो सकता है। एक फील्ड मतलब फील्ड रीजन है, ठीक है। अब क्या है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं इस रीजन से बहुत दूर है। हम मांगते हैं इन्फिनिटी पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है, ठीक है। हम इसको इन्फिनिटी पोजीशंस मांगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है और इसको हम रेफरेंस लेवल भी मान सकते हैं, ठीक है, रेफरेंस लेवल। लेकिन रेफरेंस लेवल जो है ये सब केसेस में अलग अलग होगा। जैसे स्प्रिंग का केस है तो रेफरेंस अलग हो जाएगा, तो मैं इसको अभी यहाँ डिस्कस नहीं करता हूँ। अब देखो, अगर इस डिफिनेशन से चले, इट इज़ मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रिस्टोर, किसके द्वारा? अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बाय कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, ठीक है, फील्ड फोर्स। जैसे सपोज करो ये है फील्ड फोर्स, मान लो F1 जो है ये कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये जो कंजर्वेटिव फील्ड को मैं F से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो इस फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, फ्रॉम प्रेजेंट पोजीशन, मतलब मान लो इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से उठा करके रेफरेंस लेवल पे, और रेफरेंस लेवल जनरली में क्या होता है, रेफरेंस पोजीशन क्या होता है, जहाँ पे वेयर द फोर्स फील्ड इज जीरो, वेयर द फोर्स फील्ड क्या है, जीरो है। मतलब F जहाँ पे मेरा फोर्स F जहाँ पे जीरो होगा उसको हम लोग स्टैंडर्ड रेफरेंस पोजीशंस कहते हैं। अब जैसे स्प्रिंग का केस है, जैसे सपोज करो ये स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के केस में अगर आप देखो तो स्टैंडर्ड पोजीशंस क्या होगा, अगर आप स्ट्रेच करोगे स्प्रिंग, अगर मान लो कि स्ट्रेच होगा तो इधर की ओर फोर्स लगेगा और कंप्रेस होगा तो फोर्स इधर की ओर लगेगा,
स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होगा, नेचुरल लेंथ विल बी द रेफरेंस पोजीशन। ये जो है यही रेफरेंस होगा, रेफरेंस होगा जहाँ पे क्या है, जहाँ पे फोर्स 0 है, ठीक है। तो स्प्रिंग के केस में तो नेचुरल लेंथ आपका रेफरेंस लेवल होगा। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करो, ये सारे फोर्सेस क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब एफ जो होता है प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये फोर्सेस कहाँ पे 0 होंगे, इन्फिनिटी जब होगा तो 1/∞ जो होगा वो 0 होगा। मतलब कहीं ना कहीं इन्फानाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स हमारा फोर्स का इम्पैक्ट 0 होगा। इसीलिए जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड की बात करें, अगर ये मानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक या ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड का क्षेत्र है, तो कहीं इन्फिनिटी पे हम रेफरेंस लेवल लेंगे। दिस इन्फिनिटी विल बी द रेफरेंस लेवल, रेफरेंस लेवल। अगर स्प्रिंग का केस होगा तो नेचुरल लेंथ जो एल नोड होगा, नेचुरल लेंथ ये क्या होगा हमारा, तो रेफरेंस लेवल होगा, ठीक है, रेफरेंस लेवल होगा। तो हमारा जो डिफिनेशन कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड विद द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड टू रिस्टोर द पार्टिकल फ्रॉम द प्रेजेंट पोजीशन। इस पोजीशन से इन्फिनिटी पोजीशंस पे हमको ऑब्जेक्ट को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा इस फोर्स फील्ड के द्वारा, वही पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब U इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ रेफरेंस स्टेट क्या है, प्रेजेंट पोजीशन मेरा R हो गया, हम इस पोजीशन को मानते हैं ये R पोजीशन है, ठीक है। तो R से हम R नोट मानते हैं, मान लो ये हो गया मेरा रेफरेंस पोजीशन। अभी हम क्योंकि हर केसेस में, इसके केस में नेचुरल लेंथ है, इसके केस में इन्फिनिटी है, तो मैं अभी जनरलाइज सेंस में मैं R नोट मानता हूँ कि R नोट हमारा रेफरेंस लेवल है। तो उस केसेस में अगर हम डिफाइन करें तो U इज इक्वल टू R इंटीग्रल R नोट और वेक्टर एफ आर डॉट डी आर। दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, दिस विल बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल इन द फोर्स फील्ड। अब देखो अगर इस केस की बात करो तो आर नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तुम उसको लिख सकते हो U इज इक्वल टू R से इन्फिनिटी और यहाँ पे एफ आर डॉट डी आर। इसको अगर सॉल्व करो तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी टू R, तो वो इंटीग्रेशन को मैं लिमिट को पलट रहा हूँ, या माइनस साइन हो जाएगा, और ये एफ आर और डी आर कर सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा और देखो तो इसको अब माइनस इन्फिनिटी ले लो और यहाँ से R ले लो और माइनस ऑफ यहाँ पे एफ आर में कर दूँ, डॉट यहाँ पे डी आर कर दूँ, तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी ही हुआ। अब देखो एक चीज़, एक तो तरीका ये था कि पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन by the conservative force field to restore the particle or a body from present position to the standard reference positions। एक तरीका और भी हो सकता है इस प्रोसेस को देखो कि पार्टिकल हमारा इन्फिनिटी पे है, ठीक है, पार्टिकल हमारा ऑलरेडी इन्फिनिटी पे है और उसको हम एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं एफ एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल फोर्स हम उतना ही अप्लाई करेंगे कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ आने में कोई काइनेटिक एनर्जी का गेन नहीं हो, मतलब कि हम स्लोली मूव करवाएंगे, ये पार्टिकल स्लोली हमारा एंटर करेगा फोर्स फील्ड में एट ए पोजिशंस R। तो हम ये कह सकते हैं कि जो F एक्सटर्नल होगा कहीं ना कहीं, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ आर, क्योंकि आप कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के अगेंस्ट काम करेंगे, तो दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ आर। तो आप लिख सकते हो यहाँ से क्या चीज़ कि ये माइनस ऑफ एफ आर है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से इसको जब आप लिखोगे एक्सटर्नल रिप्लेस कर दो तो U इज इक्वल टू क्या चीज़, इन्फिनिटी टू R एफ एक्सटर्नल और यहाँ पे डॉट डी आर लिख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, टू ब्रिंग द पार्टिकल स्लोली फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द फोर्स फील्ड। तो एक ही चीज़ है, अलग अलग आपको डिफिनेशन लग रहा है, लेकिन बातों को समझिए कि चीज़ें एक ही कही जा रही है। इक्वेशन यहाँ कुछ एक्सटर्नल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्सटर्नल हो गया,
तो एक्सटर्नल फोर्स लगा करके जब इस पार्टिकल को इन्फिनिटी से लेकर के आप जब फोर्स फील्ड में पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे? स्लोली, कोई इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं होनी चाहिए। तो उसमें जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस पार्टिकल पे, इस पोजीशंस पे पोटेंशियल एनर्जी के वैल्यू के बराबर होगा। या नहीं तो ऑलरेडी बॉडी यहाँ पे है और इसको यहाँ से उठा करके ये जो फोर्स फील्ड है यहाँ से उठा करके यहाँ ले जाने में जो काम करेगा तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। तो सारी बातें बराबर है, लेकिन मेन डिफरेंस यही है कि पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाता है उसका डिफिनेशन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पर्टिकुलर पोजीशन इन द फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाएगा? तो अल्टीमेटली हमने निकाल लिया, हम कंजर्वेटिव फोर्स को ही लेके चलते हैं। तो यू हमने निकाला क्या चीज़? यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट यहाँ पे एफ आर है डॉट डी आर, ये हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, अब अगर देखो तो अगर फोर्स को अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट करें एफ आर को, तो हम लिख सकते हैं क्या चीज़? एफ एक्स इंटू आई कैप जोड़ एफ वाई इंटू जे कैप और जोड़ एफ जेड इंटू के कैप, और जो डी आर है उसको हम लिख सकते हैं डी एक्स इंटू आई कैप जो डी वाई इंटू जे कैप जो डी जेड इंटू के कैप। तो अल्टीमेटली ये जब वैल्यू तुम यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू बराबर क्या आ जाएगा? यू हो जाएगा माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स जोड़ एफ वाई डी वाई और जोड़ एफ जेड डी जेड। ये इन्फिनिटी टू क्या था? ये आर था। ठीक है, यही आएगा। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप देखो कि अगर आपका मतलब पोटेंशियल एनर्जी अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मतलब वैरी कर रहा है, बस एक्स डायरेक्शन में ही वैरी कर रहा है, तो आप तो सिर्फ एक्स ही से इसी से संभाल लोगे सिचुएशन को। लेकिन मैं जनरलाइज करके कह रहा हूँ कि अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, और वो भी क्या? पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तो आप लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, एफ वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल यू बाई del y, and fz is equal to minus of del u by del z। ये जब इस इक्वेशन को पार्शियली डेरिवेट करोगे, पार्शियल डेरिवेटिव जब निकालोगे, पार्शियल डेरिवेटिव ये एक्चुअली में क्या है? ये है कि आप डिफरेंशिएट डेल यू बाई डेल एक्स साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप पोटेंशियल एनर्जी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, कंसिडरिंग वाई कोमा जेड कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, उसी तरह से आप पोटेंशियल एनर्जी को y का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, कंसीडरिंग z कोमा x कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह का जो है सो ये बना। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो क्या चीज़ कि पोटेंशियल एनर्जी जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स आया, अगर आप f को रिप्रेजेंट करो तो f क्या हो गया? कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स इंटू आई कैप जो डेल यू बाई डेल वाई इंटू जे कैप और जो डेल यू बाई डेल जेड इंटू के कैप। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो कि कंजर्वेटिव फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू, एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हो गया कि कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशंस आप डिराइव करेंगे जो है सो। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। अब इसी रिलेशंस को थोड़ा सा एक्सटेंड अगर हम करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस आपको समझ में आएगा, और वो ये होगा जो आपको मदद करेगा कि फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं, वो आप कैसे समझेंगे। हाउ डू यू फाइंड वेदर ए फोर्स इज कंजर्वेटिव और नॉट। तो उसके लिए ही है आपने क्या निकाला कि कंजर्वेटिव फोर्स एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू। अगर आप देखिए एक और आपका ऑपरेटर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्ल ऑफ वेक्टर, ये एफ है, कर्ल ऑफ एफ। ये जो कर्ल ऑफ एफ है जब आप इसको निकालोगे तो एक्चुअली में कैसे होता है? ये क्रॉस प्रोडक्ट है ऑफ द कर्ल ऑफ एफ, क्रॉस प्रोडक्ट है। मतलब ये कैसे क्रॉस प्रोडक्ट होगा? तो ये आई, ये जे और ये के। ठीक है, और कर्ल ये जो है डेल ऑपरेटर का लिखोगे तो डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, अब इसमें जो कर्ल ऑफ एफ लिखोगे तो ये एक्चुअली क्या हो जाएगा? कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ यू, ये ना होगा।
समझ में आ रही होगी बात। तो अब देखो यहाँ डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, ऐसा ही होगा। तो अब ये चीज़ देखो कि एफ जो है, एफ का 3 कंपोनेंट होगा, एफ एक्स, एफ वाई एंड यहाँ पे एफ जेड। तो यहाँ मैं एफ नहीं लिखता हूँ, मैं फिलहाल इसको यहाँ पे जो ग्रेडियंट ऑफ यू है वो लिखता हूँ। और ग्रेडियंट ऑफ यू की वैल्यू क्या निकाला था हमने अभी पिछले लेक्चर में, ग्रेड ऑफ यू की वैल्यू हमने निकाला था कितना, डेल बाय डेल एक्स इंटू यू यहाँ पे आई कैप, जो डेल बाय डेल वाई यहाँ पे यू, यहाँ पे जे कैप, फिर डेल यू बाई डेल जेड यहाँ पे के कैप, ये आया था। तो जब मैं यहाँ डालूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कर्ल ऑफ ग्रेड ऑफ यू कर रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल वाई और ये डेल यू बाई ये डेल जेड, ठीक है। और ये बनेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आएगी। मतलब कर्ल ऑफ जो कंजर्वेटिव फोर्स है दिस इज इक्वल टू 0 होगा। तो अभी ये फोर्स F जो है वो कंजर्वेटिव कहा जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाएगा, ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए, सपोज करो कि पता करिए कि फोर्स F इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आई कैप जोड़ 2xy इंटू जे कैप, ये फोर्स अगर आपको दे दिया जाए और आपको कहा जाए कि बताइए कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपली कर्ल ऑफ F निकालोगे। और ये अगर 0 के बराबर है तो आपका ये फोर्स F कंजर्वेटिव है। अब आप कर्ल ऑफ F निकालो। जैसे मैं एक एग्जांपल है यहाँ पे, मैं इसको सॉल्व ही कर लेता हूँ। कर्ल ऑफ F जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, सिंपल क्या करना है, ये I, ये J, ये K, ठीक है। और ये हो गया आपका डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और ये हो गया यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ 2xy, और जेड कंपोनेंट है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। इसको कर्ल करो तो ये क्या हो जाएगा, आई कैप, ठीक है। अब आई कैप हो गया तो यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल बाई डेल जेड इंटू 2xy, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस ऑफ जे कैप, फिर यहाँ से यहाँ 0 हो जाएगा, माइनस डेल बाई डेल जेड इंटू यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस यहाँ पे के कैप, और के कैप अगर यहाँ से यहाँ गुना होगा और यहाँ से यहाँ होगा तो डेल बाई डेल एक्स 2xy माइनस यहाँ से डेल बाई डेल वाई और ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो यहाँ 0 हो जाएगा क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और यहाँ 2xy है, यहाँ भी ये 0 हो जाएगा क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में है, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। और यहाँ जब करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, के कैप इंटू 2y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y है तो माइनस ऑफ यहाँ पे 2y, तो ये क्या आ गया, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप कह सकते हो कि ये एक आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल डिस्कशन ऑन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग